बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, माजी में अंडरवर्ल्ड बदमाशी के हवाले से जितने बड़े नाम हुए हैं उनका अंजाम उतना ही बुरा हुआ है। ऐसे ऐसे बड़े नाम जिनका खौफ, जिनकी दहशत और जिनका सिक्का चला करता था, जब उनको अंजाम तक पहुंचाया गया, उनका आखिरी वक्त आया, उसके बाद उनका नाम लेने वाला भी कोई ना रहा। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि उनके कत्ल का, उनकी मौत का टका मुल भी नहीं पड़ा। उनके साथ क्या हुआ, ये कुछ किरदार आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, आपको ये बताऊं कि ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट के वतन वापसी के हवाले से, जब से वो वतन वापस आए तब से उनके पुलिस इनकाउंटर के हवाले से सोशल मीडिया पर जितनी भी इतलात थी, जितनी भी इंफॉर्मेशन चलती रही, हर कोई अपने अपने तुक्के भी लगाता रहा, अपने अपने ज़राए से ख़बरें भी देता रहा। वो तीफी बट के वहाँ पर लेन देन के हवाले से हों, तीफी बट के कोर्ट में पेश होने के हवाले से हों, काजी के सामने क्या बयान दिया गया, कौन सी वफाकी वज़ीर जो थे वो उसको वापस लाने में अहम किरदार अदा किया, फिर उसके बाद तीफी बट को एतमाद में लेकर जो है वापस पाकिस्तान बुलाया गया। इस किस्म की जितनी भी इतलात थी वो तमाम तर इतलात गलत थी। बड़े यकीन के साथ, बड़े दावे के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि वो तमाम तर इतलात जो थी वो सिर्फ एक झूठ का मंबा था और उन पे हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि माजी के बड़े बड़े किरदार, बड़े बड़े नाम दुश्मनी और अंडरवर्ल्ड के हवाले से। उनमें सबसे पहले आप ले लें अरशद अमीन चौधरी को। अरशद अमीन चौधरी उस दौर का, अपने दौर का ताकतवर तरीन स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। उसके ताल्लुकात प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बेशुमार मिनिस्टर जो थे उनके साथ बहुत अच्छे रवाबत थे उसके। इवन के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उससे मुलाकात के लिए दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में भी जाया करते थे। ये इसके काम जो थे वो चाहे हुकूमती लेवल पे होते थे, पुलिस के लेवल पे होते थे, स्टूडेंट्स के जो मसाइल होते थे वो इसकी एक टेलीफोन कॉल पर जो थे वो हल हुआ करते थे। अलावा जी बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे भी सामने आए। अदलिया के कुछ ऐसे मामलात सामने आए कि अदलिया के कुछ लोगों ने अरशद अमीन चौधरी से अपनी तैनाती के लिए एक कोर्ट से दूसरी अपर लेवल पे जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर अपने तैनाती के हवाले से सिफारिशें भी करवाई। तो इंतहाई ताकतवर अपना स्टूडेंट लीडर था। मतलब वो कहते ना कि ताप कोई नहीं चलता सी उदों, इस किस्म का इसका किरदार था। और बहुत से मामला जो थे ये कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के ही हल कर लिया करता था। इकबाल टाउन के इलाके में जब इसका कत्ल होता है तो उसके कत्ल के बाद जो FIR दर्ज होती है वो FIR देखते साथ ही जो अपना सियाने समझदार वकला की टीम कह ले, पुलिस अफसरान कह ले, डेरेदार कह ले, वो उन्होंने जब FIR पढ़ी तो उनका FIR पढ़ते साथ ही जो तबसरा था वो कहता था अरशद अमीन दे कत्ल दा टका मुल नहीं जे पैना। और मुस्तकबिल में हमने देखा FIR दर्ज होने के बाद कि जो अरशद अमीन के साथ वाले लोग थे, उसके ताल्लुक़ वाले थे, उन्होंने इस FIR में अपने मुखालफिन के भी नाम लिखवा दिए जिनका इस वाक़े से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। गोगी भट्ट, तीफी भट्ट का नाम भी उस FIR में था। उस दौर के टॉप 10 इश्तिहारी थे, उनके नाम थे। तो उसके बाद हमने देखा कि FIR में जो नामजद मुलज़म थे वो अदालतों से बरी हो गए, उसका कुछ भी नहीं बना। और स्टूडेंट जो थे जिन्होंने हल्का फुल्का कोई एहतजाज भी किया उस दौर में, लेकिन बाद अज़ां स्टूडेंट्स की क़यादत किसी और ने संभाल ली और वो उन हाथों में इस्तेमाल होते रहे। इसी तरह जावेद भट्ट का कत्ल ले लें। जावेद भट्ट तीफी भट्ट का बेनोई था। तीफी भट्ट का बेनोई होने के हवाले से एक इंतहाई अहम शख्सियत थी, अहम किरदार था। जावेद भट्ट का कत्ल होता है। जावेद भट्ट के कत्ल में टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर फातेह और बाबर लखोडेरिया का भाई कैसर भट्ट, इनको नामजद किया जाता है। शूटर्स को पुलिस गिरफ्तार करती है। शूटर्स के जो बयानात होते हैं उन बयानात की रोशनी में जो जावेद भट्ट के कत्ल की डोरी है वो अमीर मौसब के हाथ में आती है। अमीर मौसब को जो है वो गुनहगार कहा जाता है बकौल तफ्तीशी पुलिस अफसरान के। तो उस हवाले से आप देख लें कि अमीर मौसब को चंद माह कबल
वतन वापस आता है, आके प्रोटेक्टिव बेल करवाता है, अदालतों में पेश होता है, 2-3 तारीखें पड़ती हैं और उन तारीखों पे अमीर मौसफ की बेल कन्फर्म हो जाती है। यही नहीं बल्कि जो शूटर्स गिरफ्तार होते हैं, जो इकरार करते हैं, इतराफ़ जुर्म करते हैं कि उन्होंने जावेद भट्ट को फायरिंग करके कत्ल किया है, किसके कहने पर किया है, किसने डील कराई थी, ये तमाम तरह हकीकत बयान करते हैं। अमीर मौसफ की बेल कन्फर्म होने के चंद हफ्ते बाद इन शूटर्स की भी 2 शूटर जो हैं, एक वो गालिबन अपना इलियास नाम था एक का, और एक और जो था अजहर शाह, ये दोनों जो हैं ये भी ज़मानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं। और इस हवाले से देखा जाए तो जावेद भट्ट का कत्ल जो है वो भी मट्टी हो चुका हुआ है। केस का अभी ट्रायल होना बाकी है, देखते हैं आगे मुस्तकबिल चल के कि इस केस के जो ये मुल्ज़मान हैं ये बरी होते हैं या इनको कुछ सज़ाएं दी जाती हैं। अभी तक ताहल इसका भी कुछ मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से ताहिर प्रिंस एक बहुत बड़ा किरदार रहा है अपने दौर का। ताहिर प्रिंस को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, उसकी भी FIR दर्ज हुई, लेकिन उसके FIR के जो मुलज़म थे वो भी बरी हो गए। इसी तरह भोला सुनियारा, नीफा बाबा, नाजी भट्ट, मुबीन भट्ट, फिर आतिफ चौधरी, आबद चौधरी, ये वो किरदार जो थे जो अपने दौर के बड़े बड़े नामवर किरदार थे। जुराइम की दुनिया से इनका ताल्लुक़ था, लोग इनके नाम से डर खौफ खाया करते थे, लेकिन ये तमाम किरदार जो हैं ये पुलिस के साथ मुकाबलों में, मुबैना मुकाबलों में इनको मार दिया गया। इनका भी नाम लेने वाला कोई नहीं है। आतिफ चौधरी बहुत बड़ा नाम था स्टूडेंट लीडर्स के हवाले से, हालांकि स्टूडेंट से, तालिब इल्मी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन फिर भी नाम इसका एक था स्टूडेंट लीडर्स के हवाले से ही। आबद चौधरी का बहुत बड़ा नाम था। आबद चौधरी के कत्ल में अरशद अमीन चौधरी को नामजद किया गया था। आतिफ चौधरी के कत्ल का FIR भी अरशद अमीन चौधरी के खिलाफ दर्ज हुई थी, लेकिन वो बरी हो गए थे इन मामलात से। अब इसी तरह एक और किरदार नवीद सईद उर्फ नवीद पहलवान, ये एक पुलिस अफसर था, DSP था। जितने भी टॉप 10 इश्तिहारी थे, ज़्यादातर तादाद जो है उन इश्तिहारियों की, उनको नवीद सईद ने मुबैना मुकाबलों में मारा था। नीफा बाबा, सना गुज्जर, मियाँ दाऊद वगैरह, नाजी भट्ट, हुमायूं गुज्जर वगैरह, ये नवीद सईद के खाते में थे। बहुत नाम था नवीद सईद का। इन दोनों ख़ानदानों से, ट्रका वाला ख़ानदान और भट्ट बरादरन, इन दोनों ख़ानदानों से एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है माजी में, बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक़ था। और कहते हैं कि नवीद सईद जो है वो उसने जो टॉप 10 इश्तिहारी मारे थे, वो उन इश्तिहारियों के मारने के पीछे एक ग्रुप का हाथ था और उसी के कहने पर नवीद सईद ने उन इश्तिहारियों को मारा था। नवीद सईद के ख़िलाफ़ जब स्टेट होती है, कोई नैब में मुकदमा बनता है, वो बैरून मुल्क चला जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है, सेटलमेंट करता है नैब से, और आकर फिर अपनी यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो नवीद सईद का रायवन रोड पर मर्डर हो जाता है। मर्डर कौन करता है? कोई बाबर वगैरह थे वहाँ पर रायवन रोड के, उन्होंने उसका मर्डर किया। और ये वो लोग थे जो नवीद सईद के कहते हैं कि बालके हुआ करते थे, यानी कि छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह उनको ट्रीट किया करता था। इनके हाथों कत्ल हो गया, उन पर FIR दर्ज हुई, उनको सज़ाएं भी हुई, लेकिन बाद अज़ ईवान सदर से उनकी अपीलें मंजूर हो गई और उनकी सज़ाएं ख़त्म हो गई। उसके बाद नवीद सईद का नाम लेने वाला भी कोई नहीं। नवीद सईद की प्रॉपर्टी बेशुमार जो लोगों के पास थी, लोगों के नाम थी, पैसे का कुछ नहीं पता चल सका, और वही पैसा, वही प्रॉपर्टीज़ जो थी, उनको इस्तेमाल करके लोग आज जो हैं वो अरबोंपति बने हुए हैं। आज मिसालें मौजूद हैं जो नवीद सईद के साथ हुआ करते थे, और नवीद सईद की प्रॉपर्टीज़ जो थी उनके मुतल्लिक उन्हीं को इल्म था कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम है और किसके पास है। बेशुमार ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। तो ये माजी के वो किरदार थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीते जी बड़ा नाम कमाया इन्होंने, लेकिन इनके मरने के बाद इनका कह लें कि इनके कत्ल का, उनकी मौत का जो है वो कोई मूल नहीं पड़ सका। अब इसी तरह से एक गुफ्तगू जो है वो बातचीत चल रही है तीफी भट्ट के हवाले से कि तीफी भट्ट अंडरवर्ल्ड कह लें, बदमाशी कह लें, ट्रेडर्स कह लें, पॉलिटिक्स कह लें, उस हवाले से पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम था, उसका खौफ भी था। लोग कहते हैं कि बहुत मतलब कि जुराइम की एक फहरिस्त भी है, कई कत्लों के पर्चे हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से लोग गुफ्तगू करते हैं तीफी भट्ट के मुतल्लिक के कब्ज़ा माफिया, लोगों की कब्ज़े की प्रॉपर्टियों के कारोबार किया करते थे। उस हवाले से देखा जाए तो अब CCD के हाथों रहीम यार खान में तीफी भट्ट की मुबैना हलाकत जो है, पुलिस मुकाबला, मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत जो है, उसके बाद कहते हैं कि तीफी भट्ट के
قتل کا جو ہے مقابلے کا جو ہے وہ بھی کچھ نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے نہ تو ابھی تک کوئی پولیس کارروائی کی گئی ہے، نہ کوئی اہل خانہ کی جانب سے قسم کی کارروائی کی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی کورٹ میں کیس کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے مستقبل میں جا کے، لیکن اس کے حوالے سے بھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے ماضی کے کردار جو ہیں وہ اندھیروں میں دفن ہو چکے ہیں ان کے کیسز، تو ایک یہ کیس جو ہے یہ بھی اندھیروں کی نظر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ تیفی بٹ کی وطن واپسی کے حوالے سے، جس دن تیفی بٹ گرفتار ہوتا ہے تب سے لے کے تیفی بٹ کی پاکستان واپسی تک جتنی بھی خبریں سوشل میڈیا پر چلتی رہیں، مین سٹریم میڈیا پر چلتی رہیں، اس حوالے سے تیفی بٹ کے حوالے سے کہ جی تیفی بٹ کو عدالت میں پیش کیا گیا، تیفی بٹ سے وہاں پر کیسز بن گئے ہیں، اس کے خلاف لین دین کے حوالے سے کروڑوں درہم کے کیسز جو اس پر کیے گئے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو بتاؤں کہ تیفی بٹ کو واپس جو بلایا گیا، وہ اس کو واپس بلانے میں ایک وفاقی وزیر نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس سمیت پھر آپ لے لیں کہ تیفی بٹ کو اعتماد میں لیا گیا، اس کو اس چیز کا اعتماد دلایا گیا کہ وہ وطن واپس آ جائے، پاکستان میں اس کے خلاف کیس کورٹ میں درج کیا جائے گا، کوئی مطلب کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے اس کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی خبریں اس حوالے سے چلتی رہیں، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنے اپنے ذرائع کے مطابق خبریں دیتا رہا، اس حوالے سے آپ کو میں بتاؤں کہ وہ تمام تر انفارمیشن جو تھی وہ غلط تھی، ان میں سے کوئی بھی انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی۔ تیفی بٹ کی واپسی کے مسائل جو تھے وہ اور تھے، اور کن کن لوگوں نے اس کی واپسی کے لیے کردار ادا کیا، کس طرح سے اس کو واپس لایا گیا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سے 3 لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اس میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اس کردار کی وجہ سے تیفی بٹ کی جو واپسی اتنی جلدی ممکن ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے کسی ایک ولاگ میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کردار کون سے تھے اور کس طرح سے تیفی بٹ کی وطن واپسی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے بہت سے حقائق جو ہیں وہ ابھی پس پردہ موجود ہیں جو سامنے آنے باقی ہیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کسی اور ولاگ میں آپ کو میں شیئر کروں گا یہ چیزیں ساری۔ دوسرا، سوشل میڈیا پر ایک بڑی چیز چل رہی ہے کہ تیفی بٹ کے بیٹے جو ہیں وہ بدلہ لیں گے۔ کون بدلہ لے گا؟ تیفی بٹ کا بیٹے لیں گے، بھائی لیں گے، یہ ایک سوشل میڈیا پر بڑی چیز چل رہی ہے۔ تو میرے کچھ فیملی ذرائع سے بات ہوئی، تیفی بٹ کے اہل خانہ کے کوئی قریبی ذرائع ہیں، ان سے ڈسکس ہوا اس کے متعلق، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اس طرح سے فیل ہو رہا ہے کہ جس طرح سے بلا ٹرکا والا کا قتل جو ہے وہ اس دور کے لوگوں نے، اس دور کے پولیس افسروں نے زبردستی گلے میں ڈھول کی طرح ان کے ڈالا تھا، تو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک کوئی ٹرینڈ بنا رہا ہے، یا اب وہ اس دشمنی کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے ان کے گلے میں جو ہے وہ ڈھول کی طرح جو ہے نا وہ اس کو ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ ڈھول ہمیں بجانا پڑے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تیفی بٹ نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو اس دشمنداری سے، یہاں پر معاملات سے، اپنے کاروباری جتنے بھی معاملات تھے سب سے ہمیشہ دور رکھا ہے انہوں نے، اور ان کو تو بیٹوں کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں۔ بیٹے بلکہ خواجہ تعظیم کے متعلق وہ کہہ رہے تھے وہ بھی امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر تو وہ رہے کوئی نہیں، ساری زندگی باہر ہی رہے ہیں وہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو آگے کون لے کر چلتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر یہ چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس قسم کی خبروں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک ایسے معاملات جو کہ مطلب کہ کچھ سلجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا کچھ اختتام کی طرف جانا ہوتا ہے، تو اس قسم کی خبریں، اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ خام خواہ میں جو ہے اس چیز کو طول بھی دیتا ہے، اور یہ معاملات خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو ایسا لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، ان کے قریبی فیملی ذرائع کا کہنا ہے۔ اچھا، کچھ 1-2 چیزیں اور بھی انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ تیفی بٹ کی جو اہلیہ تھی نا، وہ اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کی امداد کیا کرتی تھی، لیکن اس حوالے سے فیملی میں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا تھا، انہوں نے کچھ لوگ مخصوص رکھے ہوئے تھے۔ تیفی بٹ کی اہلیہ کی وفات کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک کاپی کہتے ہیں کہ ملی تھی، اور اس میں کاپی میں ایک لمبی چوڑی لسٹ تھی جس پہ ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کہ ہر ماہ کس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرنا ہے، کیا کیا امداد جانی ہے۔ تو وہ جب کاپی نہیں ملی اس کی ڈیتھ کے بعد، تو ان چیزوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ تیفی بٹ نے کنٹینیو رکھا ہوا تھا، وہ امداد والا سلسلہ جو تھا وہ انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ یہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پچھلے کچھ دنوں میں جب سے تیفی بٹ کی ہلاکت ہوئی ہے نا، تو کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آ کر اس حوالے سے بتا کر گئے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملات جو
तीफी भट्ट की अहलिया ने शुरू किए थे, फिर तीफी भट्ट ने इसको कंटिन्यू रखा था। अब मुस्तकबिल में आया कि इन चीज़ों को तीफी भट्ट की औलाद या उसका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो इसको जारी रखेगा या नहीं रखेगा, क्योंकि वो बड़े इस चीज़ पे कॉन्शियस थे कि हमारा एक घर का सिलसिला जो था वो चलता था, यहाँ से इस घर से सिलसिला निज़ाम जो था वो चलता था। अल्लाह ताला ने वसीला इस घर को बनाया हुआ था, तो अब वो खासे परेशान भी दिखाई दिए और आकर कोशिश की थी कि ये सिलसिला आगे किस तरह से चलेगा, आया कि उनकी औलाद जो है वो इसको सिलसिले को आगे चलाएगी या नहीं। देखते हैं आगे मामला किस तरह से चलते हैं। तीफी भट्ट के हवाले से कुछ कार्रवाई के हवाले से जी कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है या नहीं, ये भी सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। तो उस हवाले से जो फैमिलीज राय का कहना है कि ख्वाजा अजहर गुलशन जो उनके बड़े भाई हैं वो इन तमाम मामले को देख रहे हैं और उनकी कुछ लोगों से बातचीत भी चल रही है, कुछ हुकूमती सतह पर भी बातचीत चल रही है। तो आगे 2-4-5 दिनों में देखेंगे कि इस हवाले से क्या मामला तय होते हैं या क्या डिसाइड होता है, तो वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और लास्ट में जो अभी तक स्टिल चल रहा है गोगी भट्ट के हवाले से, अमीर बलाच के कत्ल के हवाले से कह रहे हैं कि उसकी तमाम तफ्तीश मुकम्मल जो थी वो CCD के सुपुर्द कर दी गई है। अब उसका एक नामजद मुलजम गोगी भट्ट रह गया है, जबकि तीफी भट्ट का एक बेटा जो है वो भी अमीर बलाच के कत्ल में नामजद किया हुआ है। ततीम बयान में गालिबन उसको नामजद किया था, वो बैरून मुल्क है। तो गोगी भट्ट के हवाले से अब जो है वो यही कहा जा रहा है कि गोगी भट्ट की तलाश जारी है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। तो मैं तो अभी तक स्टिल जो है वो गोगी भट्ट के हवाले से यही कहता हूँ कि गोगी भट्ट की पुरस्रार गुमशुदगी का मुहिम्मा जो है वो ताहल हल नहीं हो सका। गोगी भट्ट कहाँ पर है, ज़ेरे ज़मीन है या पुलिस के पास है, इस हवाले से कहीं से भी कोई मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं है। लेकिन जो एक ज़ुबान ज़द आम है उनका शहरियों का यही कहना है कि गोगी भट्ट जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। वो तीफी भट्ट की पाकिस्तान वापसी से कबल ही जो था वो अंडरग्राउंड हो गया था और वो अपने तरफ से अपने तय कह लें कि वो किसी सेफ जगह पर है और कुछ हालात साजगार होने का इंतज़ार कर रहे हैं या कुछ मामलात सेटल डाउन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हालात साजगार हुए या मामलात सेटल हुए तो वो भी मंजर आम पर आ जाएंगे और बलाच के केस को दोबारा फेस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।